जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे भावी कंपटीटरों का मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह आप लोगों का, आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाई बहन का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए सब लोग फिर से एक बार और फिर से हम इस श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं और सभी दोस्तों से निवेदन है मेरा कि वीडियो पूरा देखें और आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप यूपीएसआई दें या यूपी पुलिस दें या यूपी ट्रिपल एस से पेट दें, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर वनडे कोई भी एग्जाम दें आप, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएस जहां पर भी पूछा जाता है, जीएस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कहीं से भी जीएस आपसे पूछ ली जाती है। तो इसीलिए निवेदन है आप सब लोगों से कि वीडियो पूरा देखा करिए और हो सके तो आप लोग नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। क्योंकि देखिएगा, एक चीज़ मैं बता देता हूं, फ्री की किसी भी कार्य को लोग वैल्यू नहीं करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन मैं आपसे ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके लिए इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपने वैल्यू नहीं किया तो इसका मतलब आपने मेरा सम्मान नहीं किया। ये चीज़ मान लीजिए। मैंने फ्री इसलिए रखा ताकि जो बच्चे मतलब सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों का क्या होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये बैच को एकदम फ्री कर देते हैं, पेट के, यूपीएसआई का और ARO इस बार एकदम फ्री पढ़ा दो बच्चों को। क्यों पता है? इसलिए कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिस वजह से बच्चे गांव से आते तो हैं शहर में कि चलते हैं शहर में पढ़ेंगे, अच्छे से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते इस महंगाई में। तो मैंने ये मुहिम छेड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मुहिम में मेरा सभी लोग सहयोग करें, ठीक है? चलिए, तो जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी कहते हैं। अब देखो, उत्तरी कोयल है, अमानत है, औरंगा है, दामोदर है। अब अगर इसकी बात करूं मैं तो इसको आप गौर से समझ लेना बाबू। दरअसल होता क्या है कि छोटा नागपुर का पठार है, ठीक ना, और यहाँ से ये नदी जाती है ऊपर से, यहाँ से होकर के, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पश्चिम बंगाल चला जाता, बांग्लादेश, एक ये पश्चिम बंगाल। ये हुगली शाखा है, ठीक है, और ये वाली आपकी कौन सी? पद्मा वाली शाखा है। कौन सी? पद्मा शाखा है। पद्मा बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ से निकलती है दामोदर और ऐसे बहते हुए जाती है पश्चिम बंगाल में, हुगली की सहायक बन जाती है। ये क्या है? दामोदर, ठीक है बाबू। दामोदर नदी, इसको छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है ये, जो भारत का रूर बेसिन कहलाता है। इसके उत्तर के भाग को हजारीबाग पठार और इसके दक्षिण के भाग को रांची पठार के नाम से जानते हैं। दो भाग में इसको डिवाइड करता है। भ्रंश नदी है, लेकिन ये पानी जब लेके जाती है बंगाल में तो बंगाल में ये बाढ़ उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से बंगाल में इस नदी को, दामोदर नदी को, बंगाल का शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ओके, क्लियर एकदम बात? चलो, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अब आप मुझे बताओ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है भाई? तुरंत इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? चलिए कमेंट करके जवाब दीजिए तुरंत। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? बताओ भाई। तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, सभी लोगों को पता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक संस्था की स्थापना किया गया था जिसका नाम क्या था? आर्य समाज। क्या नाम था? आर्य समाज। कब किया गया था इनके द्वारा? 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, दूसरे की संस्कृति को मत अपनाओ। वेदों की ओर लौटो का मतलब ये नहीं कि सब वेद पाठी हो जाएं, नहीं, अपने संस्कृति को अपनाओ, अपनी संस्कृति को कभी छोड़िए नहीं।
आपकी संस्कृति और परंपराओं में जो चलता है उसके अकॉर्डिंग आप चलें, यही वेदों की ओर लौटना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन नाम सुना होगा, किसको चलाया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1897 के आसपास, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। शिकागो धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन है, विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे राजा राम मोहन राय के विषय में जानते हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, कब किया था ये बताइएगा, बताइए कब किया था राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कब किया गया था? 1825, 26, 27, 28। ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक। गुरु नानक देव जी, आप लोगों को पता है गुरु नानक जो थे, है ना, ये सिख पंथ के कह सकते हैं कि प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। गुरु नानक को आपने सुना है कि नहीं? जी बिल्कुल सुना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है रोवर्स कप किससे संबंधित है मेरे दोस्त। तो याद रखना, रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे होता है? फुटबॉल से संबंधित है आपका रोवर कप, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। और फुटबॉल से और कई सारे लीग आते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है, आप जानते हैं ना, फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, फुटबॉल में। चलिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो आगे को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? बास्केटबॉल, और इसके बाद गोल्फ आ जाता है। हॉकी में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हॉकी में अजलन शाह ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसको किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था, और इन्हीं की याद में इन्होंने ही 1901 से नोबेल पुरस्कार को प्रारंभ किया था, याद रखना। जेवी डनलप है, ये जो हवाई जहाज के टायर है, या है ना, टायर में जो हवा है उसका क्या किया था? आविष्कार किया था, या कह सकते हैं उसकी खोज किया था, है ना, ठीक है। याद रहेगा आपको? नहीं? अरे भाई, मेरा कहने का मतलब सीधा से है कि वायु चालित जो टायर है, मतलब जो हवा जिनमें भरी जाती है, उनका निर्माण जेवी डनलप साहब ने किया था। ओके, आगे। एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति, है ना, कहा जाता है यदि वह किसकी देयता होनी चाहिए? अंतरिम उधारकर्ता, वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, या भारत सरकार? तो मेरे दोस्त इसमें हो जाएगा भारत सरकार, ठीक है ना। भारत सरकार की देयता होती है, जो ये मूल प्रतिभूति है, देयता प्रदर्शित करता है। ओके, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह भारत सरकार की देयता को प्रदर्शित करता है तब। आगे है, आगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत हैं। निम्नलिखित में से 3 जोड़े क्या है? गलत है, एक सही है। लिखित संविधान इंग्लैंड का है। भाई लिखित संविधान नहीं है, यही तो गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ परंपराएं चलती हैं। क्या चलती हैं? परंपरा है, यहाँ पर रूढ़िवादिता है, ठीक है, वादिता है। कुछ लिखित भी है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन 100% लिखित नहीं है। सार्क द्विपक्षीय मुद्दे नहीं है, बिल्कुल। सार्क एक संगठन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण साउथ एशिया का। साउथ एशिया में देखेंगे, नहीं, ये नहीं है, वो आसियान है, ठीक है। सार्क होता है, सार्क एक संगठन है। ओके, चलिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा निशेषाधिकार है, एकात्मक राज्य यूएसए में पाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो मुखिया होता है वो एक ही होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था आपको यूएसए में मिलेगी। हमारे यहाँ संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला भेद
बेस देखने को मिलता है। लेकिन यूएसए में देखेंगे तो वहां पर केवल और केवल एकात्मक शासन व्यवस्था, मतलब वहां पर राष्ट्रपति ही सर्व प्रमुख होता है। ठीक है, चलिएगा आगे। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अब देखिए, वास्तविकता का और नाम मात्र का दो चीज होता है। तो देखिए, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, आर्टिकल 53 में कहा गया, ध्यान रखना, सॉरी आर्टिकल 53 में कहा गया, कहाँ कहा गया? आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। अगर संवैधानिक प्रमुख पूछे या नाम मात्र का प्रमुख पूछे तो आप बताइएगा राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना? और अगर यहीं पर पूछता है कि वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद, और उसका जो मुखिया होता है, मेन कौन होता है? मुखिया। उसका मुखिया कौन होता है? आपको पता होगा, उसका जो मुखिया होता है मंत्री परिषद का, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास हो गई? वास्तविक जो शक्ति है मेरे दोस्त, वो किसके पास हो गई? प्रधानमंत्री के पास हो गई। किसके पास हो गई? प्रधानमंत्री के पास हो गई। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। तो देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें जो बलबन साहब है, बलबन के द्वारा क्या किया गया था? लौह और रक्त की नीति अपना, रक्त और लौह की नीति, हाँ ना, रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, लौह की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, एक चीज, सिजदा और पावोस को इन्होंने शुरू किया था। सिजदा करना, पावोस करना मतलब दंडवत प्रणाम करना इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए तो कहा गया दिल्ली दूरस्थ है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, क्योंकि इसने फरमान जारी किया था जब अजमेर या कहाँ राजस्थान की तरफ से विजय करके रिटर्न आ रहा था, कि निजामुद्दीन औलिया को कह दिया जाए कि मेरे दिल्ली प्रवेश करने से पहले वो दिल्ली छोड़ दें, नहीं तो कत्ले आम कुछ भी हो सकता है। तो तभी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूरस्थ, मतलब निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि दिल्ली अभी दूर है। ये पता चला गयासुद्दीन तुगलक एक घर में आराम कर रहा था, ऊपर से घर गिर गया, मर गया। फोटो फास्फोरिलेशन का क्या अर्थ होता है? फोटो फास्फोरिलेशन का अर्थ क्या होता है? मतलब फास्फोरस का रिलेशन और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन क्या होता है? तो एडीपी को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्टेड बाय एडेनोसिन से ट्राइफॉस्फेट। ओके, यही होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है। मतलब एडीपी से एटीपी में एटीपी बनता है, एडीपी से क्या बनता है? एटीपी बनता है। मतलब डाई से ये ट्राई बनता है। ठीक है, मतलब 2 से ये 3 बनता है। आगे देखो, निम्नलिखित नियम को पढ़िएगा आप लोग, बताइएगा। कहा एक ही तापमान और दाब की स्थिति, मतलब टेम्परेचर मान लिया गया सेम है और प्रेशर इक्वल, दोनों इक्वल है, स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में संपन्न संख्या के अणु होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको लुसाक का नियम, बायल का नियम, या चार्ल्स का नियम, या अवोगाद्रो संख्या। तो बाबू ये क्या हो जाता है? इसको कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्या बोलेंगे इसको? अवोगाद्रो संख्या कहा जाएगा। जब मैं आपको केमिस्ट्री डिटेल से पढ़ाऊंगा तब इसके विषय में अच्छे से बताऊंगा। अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था? तो बताओ किसका मत था? जियो वंश का था, अब्राहम लिंकन, प्लूटो या सीले? तो बाबू यहाँ पर ना तो प्लूटो का था, ना सीले का, ना जियो वंश का, अब्राहम लिंकन का था। उन्होंने ही कहा था लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के ऊपर किया जाने वाला जो शासन व्यवस्था है वही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ओके, चलिए, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कहा सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में
निकालने के बाद विफल अम्ल कौन सा होता है। अब अगर ये बताओ, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर इसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, CO2 निकाल दें, तो क्या बचेगा, Na2HO, क्या बचेगा इसमें बताइए, क्या बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो CO, हाँ CO यानी 2 बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। क्या, कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है। फार्मिक एसिड क्या होता है, जो चींटियां हैं जब काट लेते हैं, दंश मारते हैं, फूल जाता है, सूज जाता है, तो ये फार्मिक एसिड छोड़ती हैं। क्या छोड़ती है, फार्मिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो आप जानते हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एस्टिक अम्ल भी आप लोग जानते हैं, खाने पीने में यूज करते हैं। वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाती है और क्या बनाते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड भाई, क्योंकि ये अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, जब ये बारिश में धुल करके नीचे आती है, मिट्टी में मिल जाती है, किसमें, मृदा में मिलती है, तो मृदा जो होती है उसका pH घटा देती है। pH क्या कर देते हैं भाई, pH बढ़ जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अगर pH घट गया तो ये क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, pH उसका घटा देंगे। ठीक है। तो देखिएगा, जब सल्फर नीचे आता है तो मृदा में pH का निम्न स्तरीकरण हो जाता है, मतलब pH का मान घट जाता है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है, अब बताइएगा। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में, देखिए इकोनॉमी में मानव को भी पूंजी कहा जाता है। मानव को क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है, क्योंकि जो जनरेट करने वाला वो मानव ही होता है। तो याद रखिएगा, मानव को पूंजी कहा जाता है, मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, यही चीज पूछा है कि अर्थशास्त्र में मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, बताओ। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का है, राजकोषीय नीति का है, एग्रीकल्चर पॉलिसी का है, या टैक्सेशन पॉलिसी का है। तो याद रखिएगा, ये राजकोषीय नीति का उदाहरण होता है। नगदी रिजर्व क्या होता है, ये SLR होता है, ध्यान रखिएगा। नगदी रिजर्व है ना, ये क्या होता है, नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, तो राजकोषीय नीति का उपकरण है। आगे, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इज द राइट आंसर, नंबर 1। बहुत फेमस उनकी ये पुस्तक है। ओके, चलिएगा आगे। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किसने टिकट जारी किया, किस देश ने प्रकाशित किया है। तो टिकट किसने जारी किया है, तो आप लोग बताइएगा, किसने टिकट जारी किया है भाई, तुरंत बताइएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। किसने जारी किया है, तो याद रखिए, भारत है, यूके है, पाकिस्तान है और अमेरिका है। तो किसने जारी किया, इसमें USA ने जारी किया है मदर टेरेसा के नाम क्या, एक टिकट। ठीक है, जयंती में मदर टेरेसा को शांति की अग्रदूत कहा जाता था, या शांति का नोबेल भी उन्होंने प्राप्त किया था मदर टेरेसा जी ने। आगे देखिए, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। अब बताइएगा, 2 तरह की शैली, 3 तरह की शैली होती हैं, जैसे बेसर शैली हो गया, द्रविड़ शैली, दक्कनी शैली और नागर शैली। उत्तर भारत की क्या होती है, नागर शैली होती है। तो ध्यान रखिएगा, बेशक ये उत्तर भारत के, लेकिन जो उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ मंदिर बना है वो किस पर आधारित है, नागर शैली में, क्योंकि मथुरा के आधार पर बना होगा और ये उत्तर भारत में पड़ता ही है, तो नागर शैली के आधार पर बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो देखिएगा, इल्तुतमिश था नहीं है ना, ये तो गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी है भाई, बिल्कुल राइट आंसर ये है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की प्रथा को प्रारंभ किया था। MBT को आप जानते हैं, MBT को सबसे ज़्यादा पॉलिसी चलाने वाला शासक था और सबसे ज़्यादा विफल शासकों में से ये एक था। ये जो तुगलक वंश था उसका सबसे विफल शासक भी था। रजिया सुल्ताना आप सभी लोग जानते हैं, ये दिल्ली सल्तनत की सुल्तान मतलब शासिका बनी थी।
निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? उच्चतम गुणवत्ता का मतलब किसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा अधिक होती है, जिसका मतलब कह सकते हैं जिसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक हो। तो तकरीबन 86 से 88% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है। वो क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है। भारत में देखा जाए तो केवल कश्मीर के क्षेत्र में थोड़ा बहुत पाया जाता है, नहीं इसका भारत में भंडारण कुछ नहीं है। भारत में बिटवीनस मिलेगा, पिट मिलेगा, लिग्नाइट मिलेगा। आप देखिएगा लिग्नाइट के विषय में अगर देखें तो नवेली है, नवेली क्षेत्र पड़ता है। कहाँ पर नवेली क्षेत्र पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में, जो कि लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। ओके, चलिएगा, एंथ्रासाइड इसका आंसर था। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ होता है? तो ओडिशा राज्य में होता है। मतलब 50% प्लस जो है ये बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिएगा आगे। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यही है सब। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, ध्यान दीजिएगा, ये स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, मतलब जो एक ही जगह मिलता हो और ज़्यादा न कहीं ना मिलता हो। तो देखिएगा, एक सिंगी गैंडा की बात करेंगे तो आप काजीरंगा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? काजीरंगा में आपको मिलेगा, काजीरंगा में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? काजीरंगा में। ठीक है, ये मिलेगा आपको काजीरंगा में। ठीक है, आगे बंगाल टाइगर की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। मिथुन ये हिरण है तो मिलेगा कहाँ पर? ये डांसिंग हिरण, या ये कह सकते हैं पूर्वोत्तर में मिल जाएगा। गाय तो संपूर्ण भारत में मिलती है। गाय कहाँ मिलती है? संपूर्ण भारत में। तो यही एक स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सी मिट्टी है जो कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी होता है, जलोढ़ मृदा होता है, काली मिट्टी होता है, या लाल मिट्टी होता है? तो बाबू कपास की मिट्टी के लिए जाने जाने वाली काली मिट्टी है, जिसको आप रेगुर कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्या? स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद देखिए, भारत के मैक्सिमम भाग पर कौन पाई जाते हैं? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी। ओके, चलिए आगे देखिएगा। लैटेराइट मिट्टी ये ज़्यादातर आपको जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, खासकर विषुवत रेखीय एरिया में मिलती है, या विषुवत रेखीय एरिया में मिलेगी, या तो ये कह सकते हैं आप कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी के अपरदन के बाद लाल मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव में आवास खालिस्तान द्वारा उत्पादित होता है। क्या उत्पादित होता है बताइएगा? मानव में आवाज किसके कारण होता है? ये तो सीधा सीधा क्लियर एकदम भाई, श्वास से, क्या नली से का श्वास लिया जाता है, फेफड़ा सांस लेने में काम आता है, मुंह खाए पी बहुत काम आता है कि नहीं बाबू? बहुत चीज़ों में काम आता है ना। मुंह तो देखिए, मुंह कहते हैं फला जगह मुंह मार रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अर्थ में वो उसका मुंह का कार्य बदल जाता है। अब मुंह का क्या कार्य है वो अब सिचुएशन बताएगा कि मुंह का क्या काम है, कहाँ पर खाने का है, कहाँ पर पीने का है, कहाँ पर क्या करने का है, सभी अलग अलग इसके कार्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ बतियाने का है? निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? भाई ये ठीक है, ये कहता है ना कि साधु साधु रहते हैं, काम भी बन जाता है। ये मेढक है। कौन है? मेढक ऐसा होता है जो कि बाह्य निषेचन करता है, बाहरी निषेचन करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। चलो, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? चलिए बताइएगा। केंद्रक न्यूक्लियस तो पाया जाता है भाई, सब में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है सब में। और इसके बाद कोशिका भित्ति, ओ ये देखिएगा, सेल वॉल जो है ना, ये केवल पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल पादपों में। ये जीवों में नहीं पाया जाता है। ये आपका सी इज द चेन्नई इज द राइट आंसर। ओके, आगे कोशिका झिल्ली ये भी पाई जाती है, सब में पाई जाती है आपको। ठीक है, देखने को मिलेगा। आगे देखो, खालिस्तान
डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। मानते हैं, इस बात को मानते हैं कि नहीं? तो वो दस्तावेज कौन सा है? अरे बाबू, दुनिया परेशान है, आप भी हैरान हैं, क्योंकि IUCN जो स्थापित हुआ, IUCN, तो उसने कहा कि बबुआ हम इसको सब पूरा डाटा रखेंगे, और अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम WWF बनाए तो हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो ये ना करेगा इसका पूरा कलेक्शन? जी हाँ, तो ये क्या होता है? रेड डाटा बुक होता है। ओके, चलिएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताओ, यहां पर खाली स्थान है, किसके द्वारा कराया गया था? देखिए हुआ क्या यहां पर कि जो आगरा का किला है उसको किसी और ने बनाया। किसने? अकबर ने बनाया। लेकिन इस किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसको किसने बनाया? मोती मस्जिद को, मोती मस्जिद सही लिखा है, मस्जिद है ना। मोती मस्जिद को किसने बनाया? इसको किसने बनाया था? तो इसको शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया बबुआ? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और औरंगजेब को जानते हैं, कट्टर शासक कहा जाता था औरंगजेब को, लेकिन कट्टर शासक होने के बाद भी सबसे ज्यादा जो हिंदू दरबारी थे इसी के टाइम पे थे। हिंदू दरबारी कहा जाता था। ये संगीत का बहुत बड़ा विरोधी था, लेकिन ये भी बताया गया कि सबसे ज्यादा संगीतकार इसी के टाइम पे रहे। ये विडंबना मात्र है और कुछ नहीं, संगीतकार। ठीक है, आगे बात करूं, दारा शिकोह बहुत बुद्धिमान आदमी था। इन्होंने सिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। किसका? उपनिषदों का अनुवाद किया था, सिर-ए-अकबर। याद रखना इसको, दारा शिकोह भी हो गए। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो बताइएगा किस में किया जाता है? बताओ। कर्मा। कर्मा, देखिए ये कर्मा आपका सोनभद्र के क्षेत्र में होता है। सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में ये कर्मा है, मिर्जापुर। ओके, परेशान नहीं होना इसमें। और इसके बाद चरकुला नृत्य जो होता है ये ब्रज में होता है। कहां पर होगा? ब्रज में होगा। और सैरा जो नृत्य है मेरे दोस्त, ये कटाई के समय कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है, बुंदेलखंड में। अच्छा, एक चीज और मजेदार बात, सैरा नृत्य आपको सोनभद्र में भी मिलेगा। सैरा नृत्य आपको सोनभद्र में भी मिलेगा, लेकिन कटाई के समय नहीं होता है। यहाँ पर जो युवक होते हैं वो अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाचते हैं। क्या? घुंघरू बांध के नाचते हैं, है ना। कैसे नाचते हैं? घुंघरू बांध के नाचते हैं। ठीक है, पैरों में। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? बताओ, किस बादशाह ने करवाया था? किस में था हिम्मत जो आज का कहलाएगा बादशाह? बताओ कौन कहलाएगा? तो ये बाबू कोई और नहीं, वही जो सबसे कट्टर शासक कहा जाता था, औरंगजेब जी हैं। औरंगजेब, कोई नाराज तो नहीं हो रहा मैं जी कह रहा हूँ, क्योंकि पता है किसी टाइम पे ये रिस्पेक्ट के बहुत अच्छे वो थे, और आज भी ऐसा नहीं। देखिए ठीक है, वो सरकारें क्या सोचते क्या नहीं सोचते, लेकिन इतिहास अपने में गवाह है कि लोगों ने क्या कैसे किया है, क्या नहीं किया। और इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो हमें किसी के साथ विरोधाभास नहीं करना चाहिए। ठीक ना, चलिएगा। तो ये कौन है? औरंगजेब है यहाँ पर। ठीक है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। चलिए, जहांगीर के विषय में मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। ये चित्रकार बहुत बड़ा पारखी था, चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी, चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था, बहुत बड़ा पारखी था, बड़ा पारखी था। जानते हैं क्यों? इसका कहना था कि अगर नाक कोई और बना दे, कान कोई और बना दे, मुंह कोई और बना दे, तो मैं बता दूंगा कि किसके द्वारा क्या बनाया गया है। मतलब इतना जबरदस्त चित्रकला का अनुभव किसी के पास नहीं था जितने मुगल शासक थे। और कहा जाए आपको स्थापत्य कला का, तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल रहा है वो किसके टाइम पे कहा गया? यहाँ पर शाहजहां के टाइम पे, मुगलों में। ओके, चलिएगा। हिंदू मेल मिलाप की नीति की बात आएगी तो अकबर आते हैं। कौन आते हैं? अकबर। दीन इलाही चलाया था उन्होंने। ठीक है,
चलो बाबू, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आज इतने ही क्वेश्चन, जैसे भी आप लोगों को सेशन लगा हो आप लोग अपना कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, क्योंकि देखिए बाबू आपके लिए इतना मेहनत करके चीज़ें लाई जाती हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मैटर तैयार किया गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि आपके शरीर में वर्दी हो, बिल्कुल 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 वर्दी मैं चाहता हूं कि आपके शरीर, क्योंकि माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है, मेरा सपना पूरा करना है, ठीक है। अगर आप लोगों के शरीर में वर्दी रहेगी तो मैं समझूंगा मैं सफल हो गया, मैंने जो बच्चों को पढ़ाया मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सफल हो गए। ओके, चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। और आप लोग एक काम करिएगा, जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच जाए। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, और बाकी तो सब आप लोग जानते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।